गुरुजी क्या कर रहा है सर? अभी बोले मत, बहुत जोर से अकाउंट्स आ रही है, स्टार्ट कर फटाफट। अच्छा चलो। तो बच्चों, आज हमने ये सीख लिया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, कहां क्या आता है, क्या फॉर्मेट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्या फॉर्मेट होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट कैसे होता है, कैसे चलता है, सब हम सीख चुके हैं। बच्चों, आशा करता हूं कि आप मेरी लास्ट 2 वीडियोस देखने के बाद ही इस वीडियो को आपने चालू करा होगा देखना। अगर ऐसा नहीं करा है तो पता है गुरुजी आपको क्या कहने वाले हैं, जाओ देखो और फिर आओ, क्योंकि मैंने उसमें वो कंसेप्ट्स कवर करे हैं जो आपका बेस बनाने में मदद करेंगे। देखिए क्या होता है कि आपने कोई मकान देखा होगा, मकान की बुनियाद किसी दुनिया में किसी को नहीं दिखती। क्या वो बुनियाद किसी के काम आती है? क्या कोई वहां जाके रहता है? तो फिर भी लोग लाखों क्यों खर्च करते हैं बुनियाद खुदवाने में? कोई 10 फीट खुदवाता है, कोई 5 फीट खुदवाता है। बच्चों, उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन ये होता है कि हमारी जो जड़ें हैं, जब तक वो मजबूत नहीं होगी मकान की, तब तक हमारा मकान लॉन्ग टर्म के लिए कैसे टिका रहेगा। तो वही जड़ें मजबूत करने का काम अभी चल रहा है। मे भी आपको लग रहा हो कि क्या फालतू की चीजें हो रही हैं, छोटी मोटी चीजें बताई जा रही हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जा रहा है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो आता नहीं है वो बनवाया जा रहा है। ये सब आपकी नींव मजबूत करने का काम हो रहा है। इसका फायदा आपको अभी नहीं दिखेगा, जब आपका पेपर आएगा आपके सामने बोर्ड का, तब आपको पता चलेगा कि गुरुजी ने आपको मजाक मजाक में कौन सी ऐसी चीजें करा दी जिससे आपके अकाउंट्स में नंबर बढ़ गए। जब आपके 10 आउट ऑफ 10 आएंगे एनपीओ में, तब मैं आपसे पूछूंगा। तो बस मुझे आप नींव मजबूत करने दो, मुझ पर भरोसा रखो। पिछली वीडियो में जाओ, वहां पर मैंने अपने सब कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट, सबके बारे में डिटेलिंग की है, आपको रूबरू कराने की कोशिश की है, जान पहचान कराने की कोशिश की है। तो उसको आप देखिएगा। एक बात और, मेरी ये सेकंड वीडियो जो थी एनपीओ की, वो देखने के बाद कई सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि सर आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे आपने नोटिंग कराने के बाद आप साइड हट गए और आपने हमें नोटिंग करने का टाइम दिया, हम चाहते हैं कि आप आगे भी ऐसा करें, और हम आपसे ये वादा करते हैं कि हम आपकी वीडियो फॉरवर्ड करके सीधे नोट्स नहीं उतारेंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज से एक नया नियम भी सुन लो मेरी क्लास का। आप लोग जैसी मेरी वीडियो स्टार्ट करोगे, कोई जरूरत नहीं है आपको नोटिंग करने की। मैं नोटिंग करने का आपको प्रॉपर टाइम दूंगा। मतलब जब मैं बता रहा हूं तो आप टोटल यहीं देखो। इनकेस अगर आपको लगता है कि शायद मैं भूल जाऊंगा ये, तो पॉज करो, लिख लो, फिर चालू करो वीडियो। एक और बात, आप सभी बच्चों का इतना मेरी बातों को सुनने के लिए, इतना रिस्पेक्ट देने के लिए, मेरी बातों को मानने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके पीछे रीजन मेरे को बहुत अच्छा लगा जब मैंने बच्चों से कहा कि आप मेरे को टेलीग्राम में ज्वाइन करो, वहां पर मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। तो आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करा और वहां पर हमारी चैट्स भी शुरू हो गई हैं। तो इसी तरीके से आप जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते रहिए। आपके जो भी दोस्त परेशान हैं अकाउंट्स के लिए, उनको बताइए कि वीडियोस देखें और इसी तरीके से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, तो ताकि मैं उनकी और पर्सनली भी मदद कर सकूं। चलिए आइए शुरू करते हैं अकाउंट्स का एनपीओ का सेशन 3। तो बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बस मेरी 2 बातें सुन लो। सोचते होगे वैसे गुरुजी बातें बहुत बताते हैं, चिंता मत करो, कंसेप्ट भी बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है 2 बातें। पहला, अगर लेट के मेरा वीडियो देख रहे हो, ये वाला स्पेशली, और पिछली वीडियो में मैंने नहीं बोला है, लेकिन अगर ये वाला वीडियो आप लेट के देख रहे हो, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, सीधे बैठ जाओ, पूरा ध्यान इसी में केंद्रित कर दो वीडियो में। कॉपी वॉपी सब हटा दो, पेन वेन सब रख दो, केवल आपको भी सुनना है। मैं हर पॉइंट का आपको लिखने का टाइम दूंगा, डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा, समझाऊंगा भी, क्वेश्चंस भी कराऊंगा, एग्जांपल भी कराऊंगा, सब कुछ होने वाला है इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में। तो बड़ी ध्यान से सुनना, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इनकेस वैसे तो आप ईयरफोन लगा के ही सुन रहे होगे, पर अगर आपने ईयरफोन नहीं लगाया तो लगा लो, एक भी अक्षर मिस हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है लाइफ मेंबरशिप फी। तो बच्चों, जैसा कि नाम ही बताता है कि लाइफ मेंबरशिप फी, पूरे जीवन काल की इकट्ठी फीस। तो ये तो नाम में ही समझ में आ रहा होगा आपको कि पूरे जीवन काल की है। तो बच्चों, ये होता क्या है? देखिए, कई सारे मेंबर्स हमारी एनपीओ में ऐसे आते हैं
जो गंगा मैया की कसम खा के आते हैं कि भैया अब मैं इस फर्म में आ गया हूं, इस एनपीओ में आ गया हूं, अब जीऊंगा इसी के साथ और मरूंगा इसी के साथ, जिंदगी भर इसी में रहना है। तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे को आप ये बता दो कि पूरी जिंदगी भर की मेरे को क्या फीस देनी है। अब एनुअल सब्सक्रिप्शन जो होता है, अब एनुअल सब्सक्रिप्शन पूछेंगे आप क्या होता है, बाद में बताऊंगा। अब ये समझ लो सालाना एक अमाउंट देनी होती है रजिस्ट्रेशन के तौर पे, समझ लो हर साल रजिस्ट्रेशन होता है। तो भैया हम ये सब चिंदी चोरी नहीं कर पाएंगे, हमसे एक बार में अमाउंट ले लो और हमारा पीछा छोड़ो। तो सपोज करो 50,000 रुपए देते हैं हर महीने का या साल का, ठीक है। अब हर साल का मान लीजिए 50,000 रुपए देते हैं, तो वो ये कह देते हैं कि आप ये सब छोड़ो, आप हमें ये बता दो कि इकट्ठा कितना देना है। ऑर्गेनाइजेशन ने बोल दिया 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पकड़ाया, वो उनकी लाइफ मेंबरशिप फी हो गई। बच्चों एक बात बताओ, कितनी बार मिलेगी ये लाइफ मेंबरशिप फी? एक बार। तो जाहिर सी बात है रिकरिंग नेचर की तो हो नहीं सकती, नॉन रिकरिंग नेचर की है। रेवेन्यू रिसिप्ट हो नहीं सकती, कैपिटल रिसिप्ट है। आने वाले टाइम में ये पैसा ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? खर्च करेगी, ठीक है ना, क्योंकि उनका मोटो ही यही है, लोगों को सेवाएं प्रोवाइड कराना। तो ये क्या हो गई उनके लिए? लायबिलिटी। देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन। सम ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड इट्स मेंबर्स एन ऑप्शन टू पे अ लमसम अमाउंट। आ गया बच्चों, बात आ गई। देखो जो मैंने बोला आपसे, लमसम अमाउंट टू बिकम मेंबर्स फॉर द होल लाइफ, पूरी जिंदगी भर के लिए। आफ्टर पेइंग दिस लाइफ मेंबर्स फीस, आफ्टर पेइंग दिस लाइफ मेंबरशिप फी, members will not be required to pay फीस एनुअली। अब जरूरत नहीं है पूरे साल फीस पे करने की या साल में एक बार फीस पे करने की। इट इज ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, जैसा कि मैंने आपको बताया। कैपिटल रिसिप्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये क्या होगी? या तो ऐड हो जाएगी कैपिटल फंड में, या फिर आप इसे, कोई परेशानी नहीं है, करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड भी लिख सकते हो। मुद्दा तो वही रह गया ना, कैपिटल में ऐड कर दो या लायबिलिटी साइड में लिख दो, रहेगी तो लायबिलिटी में। क्लियर? लिख लो। तो बच्चों सेकंड पॉइंट है आपका एंडोमेंट फंड। बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ के घबरा जाते हैं, भाई क्या एंडोमेंट फंड? कुछ नहीं है भैया, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, समझो, ध्यान से समझना। देखो बेटा, एंडोमेंट का मतलब होता है एक तरीके का बिक्विस्ट या गिफ्ट हम कह सकते हैं, ठीक है। तो एंडोमेंट फंड एक ऐसा फंड होता है जो डोनर डोनेशन के रूप में एक एनपीओ को देता है, और साथ में ये निर्देश भी देता है कि आपको ये इस पर्टिकुलर जगह पे ही इस्तेमाल करना है। फिर जो एनपीओ होती है वो एक इन्वेस्टमेंट के रूप में इसे इन्वेस्ट करती है कहीं पर भी जहां पर निर्देश दिए गए हैं, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद वहां से जो रिटर्न आती है एज अ इनकम, उसको इस्तेमाल करती है अपने फर्म के या अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में, फुलफिल करने में, अपने खर्चों को निपटाने में, या कह सकते हैं अपने खर्चों को करने के लिए। तो इस तरीके से जो है ये एंडोमेंट फंड यूज करा जाता है। इसकी प्रिंसिपल अमाउंट को ये कभी भी यूज नहीं कर सकती। जो एनपीओ होती है वो इसकी प्रिंसिपल अमाउंट को यूज नहीं कर सकती, इससे जो इनकम आ रही है उसे यूज कर सकती है। एक बात। दूसरी बात, ये जो है कैपिटल रिसिप्ट होती है, तो इसीलिए इसे आपका कहां लिया जाता है? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं कैसे। इट इज एन इन्वेस्टमेंट। क्या है ये? मैंने बोला आपको ये एक इन्वेस्टमेंट है ना, जिसको ऑर्गेनाइजेशन कहां यूज करती है? अर्निंग करने के लिए, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कर सके और अपने ऑपरेशंस की फंडिंग कर सके। इसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कभी भी यूटिलाइज नहीं की जा सकती। ओनली द रिटर्न आर अवेलेबल फॉर यूज। केवल रिटर्न यूज होते हैं इसके लिए, जो इससे रिटर्न आते हैं वही आप यूज कर सकते हैं। तो ये डोनेशन के रूप में मिलती है, पर इसको डायरेक्शन भी दिए जाते हैं डोनर के द्वारा कि भैया यहीं पर यूज कर सकते हो। कैपिटल रिसिप्ट होती है, बता ही दिया मैंने आपको, परमानेंट इनकम है एक इंस्टीट्यूशन की, क्योंकि एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो आते रहेगा पैसा, ठीक है। रिकॉर्डेड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ करंट ईयर बैलेंस शीट। बच्चों मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बताते रहूंगा कि ये आपको लिखा हुआ कहां मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो क्वेश्चन है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्म में आता है, तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको मिलेगा रिसिप्ट साइड लिखा हुआ। रिसिप्ट नहीं, रिसीट। शायद मैं बहुत टाइम से रिसिप्ट बोल रहा था, वो आदत खराब हो गई है बचपन से। काश इंग्लिश वाले टीचर की बात सुनी होती तो ऐसा नहीं होता। कोई बात नहीं, रिसीट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, तो एंडोमेंट फंड आपका इधर आता है। इसी तरीके से लाइफ मेंबरशिप फी पिछले वाले में मैंने नहीं बताया, तो वो भी बता रहा हूं, वो भी इधर ही आती है क्योंकि हमें मिली है ना, तो रिसीट में आएगी। क्लियर हो गया? लिख लीजिए।
तो बच्चों अब थर्ड पॉइंट है हमारा एडमिशन फीस, या हम कह सकते हैं उसे एंट्रेंस फी। तो मैं चाहता हूं कि अच्छा चलिए पहले मतलब समझ लेते हैं, इसके बाद बताऊंगा मतलब क्या है एंट्रेंस फी का। हम कहीं एंटर हो रहे हैं एनपीओ में और हमको वो फीस देनी है। एडमिशन का भी सेम वही मतलब है, स्कूल में एडमिशन होता है, फीस देते हैं आप, लगभग ये उसी की तरह है, ठीक। तो मैं इसको समझाने के लिए चाहता हूं कि मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाऊं। हालांकि ये जो मैं सुनाने जा रहा हूं आपको कथा, ये काल्पनिक है, लेकिन आपके समझने के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। तो बच्चों एक बार की बात है, क्या हुआ कि जब ये इसके बारे में डिस्कशन चल रहा था कि एंट्रेंस फी या एडमिशन फीस का हम क्या करें, इसका ट्रीटमेंट क्या करें, तो दुनिया भर के जो है सीएस को बुलाया गया। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आए, सब उन्हें बैठाला गया, उनसे पूछा गया कि हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एंट्रेंस फी को लेकर कंफ्यूज्ड है कि क्या करा जाए इसका, क्या इसको कैपिटलाइज्ड करा जाए या इसे रेवेन्यू नेचर का माना जाए। रिसीप्ट है ये तो पता ही है, आ रही है ये भी पता ही है, लेकिन माना क्या जाए, इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट लिया जाए या इसे बैलेंस शीट का पार्ट लिया जाए। तो इसमें बात छिड़ने लगी। तो आधे सीएस हो गए एक तरफ और आधे हो गए एक तरफ। जो आधे एक तरफ हुए उन्होंने कहा साहब इसे जो है कैपिटलाइज करना चाहिए, मतलब इसे कैपिटल रिसिप्ट मानना चाहिए। तो पूछा गया क्यों, बोले इसलिए क्योंकि ये वंस फॉर ऑल है, केवल एक ही बार मिलती है एक इंसान से पूरे जीवन काल में। तो एक ही बार मिलती है तो जाहिर सी बात है रिकरिंग नेचर की तो हुई नहीं, तो इसलिए इसे कैपिटलाइज करा जाए। बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं कह रहा भाई। दूसरों पक्ष का भी सुना गया कि वो उनके क्या व्यूज हैं। तो भाई साहब दूसरे पक्ष ने कहा नहीं साहब गलत बात है, इसे जो है रिसिप्ट जो लेनी है वो रेवेन्यू रिसिप्ट लेनी चाहिए। बोले क्यों, बोले रेवेन्यू रिसिप्ट इसे इसलिए लेना चाहिए क्योंकि साल में कोई एक ही बंदा थोड़ी दे रहा है ये रिसिप्ट। भैया कितने लोग हमारे मेंबर बन रहे हैं और जो भी आ रहा है वो ये एंट्रेंस फी दे रहा है। तो ये एंट्रेंस फी अगर हर कोई दे रहा है तो बार बार हमारी फर्म में या बार बार हमारी एनपीओ में हर साल आ रही है कि नहीं आ रही है। अब जब हर साल ये बार बार हमारी एनपीओ में आ रही है तो हमें कायदे से इसे रेवेन्यू रिसिप्ट लेना चाहिए, हम इसे कैपिटल रिसिप्ट तो ले ही नहीं सकते। बात तो तुम्हारी भी सही है। तो एक फैसला लिया गया लास्ट में, क्योंकि दोनों में आपस में गुत्थम गुत्था होने वाली थी कि हम सही हैं हम सही हैं, सब चौधरी बन रहे थे वहां बैठ के। तो लास्ट में एक प्रेसिडेंट द्वारा डिसीजन लिया गया, सुनो देखो ऐसा है दोनों पक्षों को मेरे को खुश रखना जरूरी है, मैं किसी के पक्ष को गलत कहकर उसकी इंसल्ट नहीं करना चाहता। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा और क्वेश्चन इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा कि ये रिवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है या रिकरिंग नेचर की है या नॉन रिकरिंग नेचर की है, हम उसे रेवेन्यू नेचर की ही मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि भैया जाहिर सी बात है क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है। रेवेन्यू नेचर की मांगेंगे तो होगा क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड बोले तो क्रेडिट साइड में आएगी। और अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि इसको कैपिटलाइज करा जाना चाहिए या इसका कुछ पार्ट कैपिटलाइज करा जाना चाहिए, तो जितना करने को कहेगा उतना हम कैपिटलाइज कर देंगे। कैपिटलाइज कर देंगे बोले तो हम इसे लाइबिलिटी साइड में ले लेंगे। क्यों ले लेंगे लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि भविष्य में इसे भी हमें लगाना है कहां, अपने एनपीओ के गोल्स को पूरा करने के लिए। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए एक बार देखते हैं पीछे क्या लगा है। पीछे ही आपकी नजर जा रही है बार बार, आओ देख लो। तो बच्चों देखिए क्या लिखा है पीछे, इट इज रिसीव्ड फ्रॉम द न्यू मेंबर्स अपार्ट फ्रॉम एनुअल सब्सक्रिप्शन। आप करोगे ओ भाई मारो, फिर आ गया एनुअल सब्सक्रिप्शन, सर समझा तो दो, नहीं समझाऊंगा भाई, इतना समझ लो कि ये एक इनकम होती है, एनुअली मिलती है, हर मेंबर देता है, क्या होता है क्या नहीं होता है इसका ट्रीटमेंट बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज यूजुअली अ स्मॉल अमाउंट एंड इज टू कवर द एडमिशन रिलेटेड एक्सपेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों लेती है एक ऑर्गेनाइजेशन, ताकि अपने एडमिशन से रिलेटेड उस बंदे के जो भी खर्चे हैं उसको कवर करे जा सके, और इसकी अमाउंट एनपीओ में बहुत ही कम होती है। अब आगे बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन है छोटा सा, हाउ विल यू डील विद एंट्रेंस फी। ड्यूरिंग द ईयर 1920 एंट्रेंस फी जो है रिसीव हुई है 1 लाख, और जो क्लब की पॉलिसी है वो कह रही है कि 40% जो है कैपिटलाइज करी जानी है चाहिए। अब तुम्हें बोलना है, सब गुरुजी नहीं बताएंगे, पकी पकाई दाल खाने की कोशिश मत करा करो, थोड़ा खुद भी हलवे गरम हलवे में फूंक मार लो, बताओ जरा क्या होगा। शाबाश, वेरी गुड। तो क्या होगा, हम जो है इसमें ऐड कर देंगे कितना, 40% ऑफ 1 लाख, क्योंकि वो कह रहा है 40% कैपिटलाइज होनी चाहिए।
ये आ गया 40,000। अब जो भी आएगा टोटल छोड़ो, है ना, हमें तो केवल अभी पोस्ट करके दिखानी है एंट्री। और बाकी का 60% यहां लिख देंगे बाई एंट्रेंस फी या एडमिशन फीस, जो आपका मन करे लिख लो यार, उसकी कोई परेशानी नहीं है। 60% ऑफ 1 लाख कितना हो गया? 60K, 60,000। क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरीके से आपका जो है इसका ट्रीटमेंट होगा। सर आप फिर सामने खड़े हो गए, अरे लिख लो भाई, लो। अब आपका 4th टॉपिक है कैपिटल फंड। अरे सर इसमें तो हमने आधा सुना है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, पूरा ही सुना है होने को, तो आपको मतलब भी पता है। ये आपकी वही कैपिटल है जो आपने 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में बैलेंस शीट बनाते समय पढ़ी थी, या आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ी थी। बस डिफरेंस बच्चों इतना है कि वो हमारी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, हमारी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो या इसका अपना ही स्वैग है। ये कहती है भैया मैं कैपिटल नहीं बोलूंगी, कैपिटल फंड बोलूंगी, मैं प्रॉफिट नहीं बोलूंगी, मैं सरप्लस बोलूंगी, मैं डेफिसिट बोलूंगी, मैं लॉस नहीं बोलूंगी। ठीक है, तो ठीक है, अपना स्वैग है भाई का, तो भाई का स्वैग रहने दो। समझते हैं? तो ये कैपिटल फंड होता क्या है? ये कैपिटल फंड देखिए, मैं बिल्कुल अगर स्टार्टिंग से बताऊं तो जैसे कभी भी कोई एनपीओ स्टार्ट होती है ना, उस टाइम पे ये कैपिटल फंड 0 होता है। फिर होता क्या है कि जैसे जैसे ये इनकी एक्टिविटीज होती हैं उसमें से सरप्लस निकल के आता है, वो सरप्लस ऐड होता है, थोड़ा सा ये लोग अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करके डालते हैं, तो इस तरीके से फिर ये आपका कैपिटल फंड जनरेट होता है। अब जब ये जनरेट हो जाता है तो क्या होता है कि अगर हमारी फर्म में प्रॉफिट्स होते हैं तो भैया इस कैपिटल फंड में ऐड हो जाते हैं, लॉसेस होते हैं जिसको डेफिसिट बोलते हैं तो वो इसी कैपिटल फंड में माइनस हो जाता है। तो ये कैपिटल फंड दिखाया कहां जाता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। बच्चों प्रॉब्लम यहां तक कुछ नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब आपको ये ओपनिंग कैपिटल फंड दिया नहीं होगा क्वेश्चन में, तब हमको पहले वो निकालना होगा। तो बच्चों यहां पर मैं आपको एक आध चीज और बताने वाला हूं एक आध चीज और बताने वाला हूं, वो ये कि एक तो ओपनिंग कैपिटल फंड बनाते कैसे हैं, है ना, निकालते कैसे हैं, और ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, कैसे उससे ओपनिंग कैपिटल फंड निकालते हैं, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, देखें, आइए देखते हैं। तो बच्चों यहां पर क्या बोल रहा है? एट द बिगिनिंग ऑफ एनपीओ कैपिटल फंड इज 0। फिर क्या होता है? एनपीओ पैसा कमाती है सरप्लस के रूप में और पूरे साल, और उसके बाद उसे कैपिटल फंड जनरेट हो जाता है साल के आखिरी में। ठीक है, तो एनपीओ में ये कैपिटल का वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ये लोग यूज करते हैं जनरल फंड या एक्यूमुलेटेड फंड। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं बच्चों कि कैपिटल फंड को जनरल फंड भी कहा जाता है, एक्यूमुलेटेड फंड भी कहा जाता है। बच्चों ध्यान से सुन लो, हमें केवल बड़े क्वेश्चंस के लिए ये कंसेप्ट नहीं पढ़ना है। सुन लो ध्यान से, मेरी वो वाली वीडियो देखी है ना जिसमें मैंने बताया है कि पूरा कोर्स क्या है, जिसमें मैं माइंड मैप बना रहा हूं आपके अकाउंट्स का। सबसे पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो, 2020-21 की सबसे पहली वीडियो है वो, यहां इसके कोर्स की, तो वहां जाके देखो। मैंने बताया है कि आपको पूरे साल पढ़ाई कैसे करनी है और एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये उनकी तैयारी चल रही है, इसलिए इतना डिटेल में चल रहा हूं, वरना कोई जरूरत नहीं है इतनी मेहनत करने की। फटाफट मैं भी जो है बोलता और निकल लेता, जैसा कि कई सारे यूट्यूब चैनल्स में होता है, बोले निकल लिए। लेकिन मैं आपको इतनी डिटेलिंग इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि एक नंबर का आधा क्वेश्चन भी ना रह जाए, मतलब एक एक नंबर के सब क्वेश्चन आप ठीक करके आओ, तभी तो 100 का सपना साकार होगा। देखते हैं, तो एक्यूमुलेटेड फंड और जनरल फंड भी इसको कहते हैं। दैट्स वाई कैपिटल फंड इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल फंड और एक्यूमुलेटेड फंड। ये समझ रहे होगे, है ना। शॉर्टकट्स थोड़े यूज कर लेते हैं, क्या करें, मजबूर हैं आदत से। तो कैपिटल फंड जो है शो किया जाता है कहां पर? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये तो हमें पता है, ये नया क्या बता रहा है, बस कैपिटल फंड नया है नाम। लेकिन अगर बट इफ ओपनिंग कैपिटल फंड इज नॉट गिवन, बताया मैंने, अगर ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया होगा क्वेश्चन में तो क्या करेंगे? पहले हम जो है उसे कैलकुलेट करेंगे। कैसे? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर, देखो लिखा है ना, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने का तरीका बच्चों ये रहा, बच्चों ये दिख रहा है, ये बहुत कुछ बोलता है अपने मुंह से। फर्स्ट है ना, साल के शुरुआत का है ना, तो इसका मतलब ये कौन सी बैलेंस शीट हो गई? ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, बनाई, सभी एसेट्स लिखी, कौन सी? जिसके भी ओपनिंग बैलेंस होंगे, सबको लिखा है ना, प्रीवियस ईयर भी कह सकते हैं, प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस होंगे। और उसके बाद सभी लायबिलिटीज लिखी, जो बचा वो हो गया क्या आपका? बैलेंसिंग फिगर। तो उसको हम क्या मान लेंगे? ओपनिंग कैपिटल फंड। ये आ गया, इसको हम क्या करेंगे? फिर लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट भी दिखा दूं,
चलिए यहां लिख लेता हूं, छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल लिख दे रहा हूं, जगह कम है, ठीक है। ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट हो गई। उसके बाद आप यहां पर लिख देंगे ओपनिंग कैपिटल फंड, फिर इसमें अगर आपका सरप्लस होगा तो प्लस कर देंगे और डेफिसिट होगा तो माइनस कर देंगे। ये आपका क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल फंड। बच्चों में जानता हूं शायद आपको छोटा छोटा लिखा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बता दे रहा हूं, ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। क्या लिखोगे आप, एज एट 31 मार्च 2019 था, 2020, एज एट 31 मार्च 2020, ठीक हो गया। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल फंड निकाल लिया यहां से, सरप्लस आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो डेफिसिट आएगा, कुछ तो आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कुछ ना है, और ऐसा भी होगा तो जीरो ले लेना, कुछ मत लेना, इसी को मान लेना फिर क्लोजिंग कैपिटल फंड, ठीक है। तो ये आपका क्लोजिंग कैपिटल फंड आ गया, समझ में आ गया। बाकी अगर आप इसमें चाहो तो वो अपना लाइफ मेंबरशिप फी जो भी मैंने सिखाया था वो ऐड कर सकते हो, है ना। एंट्रेंस फी अगर कैपिटलाइज कर रहे हैं तो वो ऐड कर सकते हो, है ना। तो फिर ये थोड़ा सा और नीचे तक आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल ये वाला मैं उधर समझा चुका था, दोबारा नहीं समझाऊंगा। चलिए, तो अब इसको भी समझ लो। ये चार्ट मैंने आपके लिए बनाया बहुत प्यारा सा, नन्ना मुन्ना चुन्नू मुन्नू सा। आफ्टर कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल फंड वी हैव टू ऐड और सब्सट्रैक्ट, क्या, सरप्लस या डेफिसिट। ऐड तब करेंगे अगर सरप्लस है, सब्सट्रैक्ट तब करेंगे अगर डेफिसिट है। कहां, इन लायबिलिटी साइड ऑफ करंट ईयर बैलेंस शीट। क्लियर हो गया बच्चों, लिखना है, लिखना है, लिख लो। अच्छा चलो, तो बच्चों हमारा 5th पॉइंट है डोनेशन। तो जैसा अभी वक्त चल रहा है, पहले तो कुछ आपको सोशल मैसेज दे दूं, डोनेशन जरूर करो। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार वाले इतने सक्षम हैं कि वो कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो भूखे सो रहे हैं रोडों पे, है ना, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो डोनेट जरूर करिए। ज्यादा इमोशनल हो गया, कोई बात नहीं, क्या करूं मैं, ऐसा ही हूं। चलिए आगे बात करते हैं। तो बच्चों डोनेशन क्या होता है, डोनेशन की अगर बात करें तो डोनेशन एक ऐसा पैसा आने का जरिया होता है जो एनपीओ के वेल विशर्स या सपोर्टर्स के द्वारा आता है या पब्लिक के द्वारा आता है उनके पास, ठीक है। तो इसे मैं आपको सीधे लिखे हुए से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डबल हो जाएगा तो आपको ही बड़ी दिक्कत होगी और टाइम भी वेस्ट होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, ये एक ऐसा अमाउंट है जो दिया जाता है उसके वेल विशर्स और एनपीओ के सपोर्टर्स के द्वारा। कई बार ऐसा भी होता है बच्चों कि मतलब कई बार क्या, जनरली ऐसा होता ही होगा या होता ही है कि एनपीओ के जो मेंबर्स होते हैं वो भी कई बार डोनेट कर देते हैं। उन्हें दिखता है कि यार कोई बहुत जरूरतमंद है और हमारे एनपीओ में भी इतना पैसा नहीं है कि एनपीओ जो है उसको अफोर्ड कर सके, तो उस केस में वो अपनी तरफ से डोनेट कर देते हैं। तो मैंने लिखा है कि समटाइम्स इट इज गिवन बाय द मेंबर्स ऑफ एनपीओ इन एडिशन टू देयर रेगुलर एनुअल सब्सक्रिप्शन। गुरुजी क्यों रुला रहे हो, बता दो भैया सब्सक्रिप्शन। अभी और रोगे, टेंशन मत लो, जब मैं चिंता मत करो, क्वेश्चन कराने से पहले ही कराऊंगा, लेकिन सबसे लास्ट में, ठीक है, मैं भी शायद अगली वीडियो में। तो बस आप इतना समझ लो कि एनुअल सब्सक्रिप्शन के अलावा ये लोग ये भी डोनेशन भी करते हैं। अब बेटा डोनेशन होते हैं दो टाइप के, स्पेसिफिक, जनरल। स्पेसिफिक डोनेशन की खास बात ये होती है कि ये बड़ी अमाउंट का होता है, ये छोटी अमाउंट का नहीं हो सकता। समझाऊं, समझाता हूं। जैसे आप मान के चलिए बड़े बड़े ये लोग एनपीओ जो होते हैं ना, बड़े बड़े वो रखते हैं आपके प्रोग्राम्स, क्योंकि उन्हें बड़ा बड़ा डोनेशन मिलता है, ठीक है। तो या इस एग्जांपल को भी छोड़ो, आप नॉर्मली समझो, आप कहीं डोनेशन देने गए, ये लो 100 रुपए यहां मंदिर बनवा देना, ऐसा कहोगे? तो ये लो 1 लाख रुपए यहां मंदिर बनवा देना, इज इट पॉसिबल? चलो 1 लाख में तो एक बार को हो सकता है, 10,000 ले लो, मतलब 10,000 देने के बाद क्या आप कंडीशन रखोगे कि इसको यहां यूज कर लेना? मतलब क्या कराओगे उसमें? चलो 10,000 में भी करा दोगे, 100 में करवा पाओगे? मेरा बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो डोनेशन स्पेसिफिक है, स्पेशल है, उसमें कभी भी हम उस छोटी अमाउंट का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम एक बड़ी अमाउंट ही तो देंगे जब हम किसी स्पेशल पर्पस के लिए दे रहे हैं। अब ये डोनेशन आप ये मत समझना कि कैश की फॉर्म में ही होता है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। ये लो बिल्डिंग, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि कई सारे डोनेशन इस टाइप के भी होते हैं कि लोग अपने बिल्डिंग ही दान दे देते हैं। ये रखो, यहां पर जो है जो भी घर से निकाले हुए लोग होंगे या फिर जो भी सड़कों पे घूम रहे हुए आप देखते होंगे कि लोग हैं, पता ही नहीं है कौन है क्या है, तो उन लोगों के रहने के लिए दे देते हैं लोग बिल्डिंग कई बार, है ना। मैंने तो सुना है, आपने भी सुना होगा। तो इस टाइप की बिल्डिंग्स भी दी जाती हैं। तो ये आपका फिक्स्ड एसेट भी हो गया,
है ना, या अपनी कार दे दी, ये लो ये कार रख लो और जो है इसको लोगों को खाना लाने ले जाने में प्रोवाइड करो, मतलब इस्तेमाल करो, ठीक है। और ये कैश की फॉर्म में भी दिया जाता है। ये क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मिलता है, डेली मिलता होगा ऐसा, अरे कल आया था वो 5 करोड़ दे गया, आज जो है वो 10 करोड़ दे गया, ऐसा होता होगा नहीं, ये स्पेशल डोनेशन है। तो ये कैपिटल रिसिप्ट हो गई, कैपिटल रिसिप्ट हो गई तो लायबिलिटी साइड में आएगी बैलेंस शीट के। ये डोनेशंस होते किस किस टाइप के हैं, जैसे कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग और डोनेशन फॉर प्रोवाइडिंग स्विमिंग पूल और पेविलियन। कई बच्चे मेरे से मतलब मैसेजेस आए बच्चों की कि सर ये पेविलियन क्या होता है, आपने अभी पिछली वीडियो में कहा था मंडप। बच्चों इसका कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, मतलब कि मैं इसको कहूं कि यही होता है, मतलब अलग अलग सिनोनिम्स हैं इसके, मैं हिंदी में भी बताता हूं, इंग्लिश में भी बताता हूं। जैसे कि इसको ये भी बोला जाता है, जो क्रिकेटर्स नहीं होते हैं, क्रिकेट ग्राउंड होता है उनका, जो क्रिकेटर्स का चेंजिंग रूम होता है उसको भी पेविलियन बोला जाता है। बोलने को क्या करोगे अब बताओ। टेंट होता है उसे भी, खोपा सुना, खोपा नहीं, अजीब सा नाम हो गया, कोई अच्छा नाम बताता हूं, जैसे एक टेम्परेरी बिल्डिंग या एक टेम्परेरी सेटअप, उसको भी पेविलियन बोला जाता है। तो बेसिकली मतलब कुछ भी करने के लिए हमें डोनेशन दिया गया, स्विमिंग पूल बनाने के लिए, पेविलियन बनाने के लिए, है ना, तो वो सब आपका उसी में आ गया। एक बात और बच्चों ध्यान से सुनना, अगर इस स्पेसिफिक डोनेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी इनकम या एक्सपेंस होगा तो वो हम इसी में ऐड और माइनस करेंगे। मतलब समझ लो, जैसे मान लीजिए ऐसा है कि कोई डोनेशन आया बिल्डिंग के लिए, ठीक है, अब बिल्डिंग से रिलेटेड कोई इनकम भी आ गई, वो बिल्डिंग हमने जो है मतलब किसी भी प्रकार की इनकम आ सकती है, मान लो रेंट पे दे दी एक तरीके से, ठीक है, वहां से इनकम आई उसी में जोड़ देंगे। गया कोई खर्चा हुआ उसके लिए, बिजली वाले को बुलाया उसको खर्चा गया, जो भी खर्चा करा XYZ माइनस कर देंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है, पेंट कराया बिल्डिंग में, जो भी कराया, तो मतलब वो खर्चे यहीं से माइनस होंगे, उसको और कहीं नहीं लिखेंगे, मैंने लिख दिया है एनी इनकम और एक्सपेंस रिलेटेड टू दीज डोनेशन शुड बी एडेड और डिडक्टेड फ्रॉम दैट डोनेशन ओनली। क्लियर। मैं पढ़ इसलिए दे रहा हूं, इनकेस आपको कोई अक्षर ना दिख रहा हो तो मेरे साथ साथ देख के लिख लें। और मैं एक चीज बता दूं, वैसे तो बहुत बच्चों वाली चीज बता रहा हूं, आप लोग मेरे ख्याल से ऐसा ही करते होगे, जब मैं हट जाता हूं तो पॉज करा करो, पहले लिख लिया करो, फिर आगे बढ़ा करो, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जनरल डोनेशन की। इसका तो भाई अलग ही स्वैग है, स्मॉल अमाउंट का होता है ये जनरली। ये ऊपर क्या लिखा है लास्ट में बताऊंगा। रेगुलर बेसिस पे मिलता है ये, है ना, कोई भी आता है दे ही जाता है, 100, 500, 1000, 10,000। तो इसीलिए ये जो है इनकम का पार्ट लिया जाता है, इसीलिए जो है क्रेडिट साइड में आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, ये भी बड़ी अमाउंट का हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि बड़ी अमाउंट का हो, पर ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आता, ये आपके क्वेश्चन में कवर्ड नहीं है, जनरली ये नहीं आता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं, कोई परेशानी नहीं है, सुन लो, ठीक है, इग्नोर कर देना इस इंफॉर्मेशन को, लेकिन सुन लो, क्या पता बुरी किस्मत आए आ जाए, वैसे नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए बिग अमाउंट का क्या होता है, सब अमाउंट आप देख लो 10-10, 20-20, 30,000, 40,000 लिखी है, और एक जगह डोनेशन लिखा है, केवल डोनेशन, और लिखा 1 करोड़, 10 लाख, क्या है, बिग अमाउंट का ही है ना। ऐसे केस में क्या करोगे, जाहिर सी बात है आपको उसे क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज करना पड़ेगा, आपको उसे कहां लिखना पड़ेगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में, मजबूरी हो गई। पर ऐसा ये सीए की क्लासेस में होता है, जब मैं सीए के बच्चों को पढ़ाता हूं तब मैं उनको इसके बारे में बताता हूं, है ना। जब मैंने खुद भी सीए की थी तब भी मैंने ऐसा पढ़ा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो उस केस में फिर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, हमें देखना पड़ता है, वरना अगर मान लो हम ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं तो उसके लिए ये वाला पॉइंट है जो मैंने मार्क करा है, ये मैं बताऊंगा अभी। ये आपको क्लियर हो गया, पहले ये बताओ, चलिए देखते हैं आगे। अब बच्चों मान लो आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है, आप कह रहे हो यार सर हमें तो कंफ्यूजन हो गया, और जगह सब जगह 10-10, 20-20 हजार, 33,000, 50,000 के अंडर तक की लिखी थी, वहां 60,000 लिखा हुआ, अब क्या करें। बच्चों ये देखो क्या लिखा मैंने, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग अमाउंट, इसकी अमाउंट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होगा, केवल डोनेशन है तो जनरली होगा ना, तो अगर कोई भी कंफ्यूजन है देन राइट अ नोट एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन। एक नोट लिख दो कि इट इज एज्यूम दैट द गिवन अमाउंट ऑफ डोनेशन इज कंसिडर्ड एज जनरल डोनेशन, सो इट विल बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। क्लियर हो गया बच्चों, लिख लीजिए। छठा पॉइंट है बच्चों आपका लीगेसी। तो बच्चों लीगेसी को हम एक अलग तरीके से समझेंगे, एक एग्जांपल भी दूंगा। पहले तो लीगेसी का मतलब समझते हैं। लीगेसी होता है जायदाद, या आप उसे कह सकते हो एक तरीके का मृत्यु पत्र, है ना, जो एक बंदा या कोई भी इंसान जो डोनर होता है वो अपने मरने के बाद किसी ट्रस्ट के नाम पे ट्रांसफर कर जाता है, कि मतलब ये ट्रस्ट जो है मेरे बाद इसको इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए संभालेगा।
तो बच्चों अब होता क्या है कि जाहिर सी बात है, आपको ये तो नहीं कहेगा यार मेरे मरने के बाद ये 100 रुपए ले लेना। मतलब अगर कोई दान दे रहा है तो कुछ बड़ा ही दे रहा होगा मेरे ख्याल से, छोटा दान तो कौन देता है ना। तो जैसे मैं आपको कह रहा था एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल बताता हूं पहले फिर समझाऊंगा। जैसे मेरे नाना जी हैं, तो हालांकि उनका बेटा भी है, बैंगलोर में अच्छी खासी जॉब है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है जिस घर में वो रहते हैं बरेली में, तो वहां पर उन्होंने क्या कर रखा है, उस घर को ऐसा कर रखा है कि मेरी नानी जी नहीं है एक्चुअली, तो उन्होंने ये किसी ट्रस्ट में पहले लिख के दिया हुआ है कि मेरे मरने के बाद ये वाली जमीन जो है ट्रस्ट वालों के नाम पे चली जाएगी और उसके बाद वो इसको बेचकर या तो कुछ कर सकते हैं, या उन्होंने कुछ स्पेसिफिकेशन दिया है, उतना मेरे को डिटेल में नहीं पता है, लेकिन जस्ट पता है इसलिए बता रहा हूं। तो वो लीगेसी ही है, तो इसलिए मैं इसको बड़ा अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूं कि लीगेसी है क्या। चलिए देखते हैं एक बार। तो क्या है, जैसे कि इट इज द कैश और अनदर आइटम ऑफ वैल्यू, जैसे कि मेरे नाना जी की प्रॉपर्टी है ना, वैल्यू है उसकी, ठीक है, दैट रिसीव्स एज पर द विल। विल क्या होता है, वसीहत ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन। डिजीज्ड मतलब जो मरने वाला है या मर जाएगा उसके बाद मिलेगी, डोनर भी कह सकते हैं इसे। तो इट इज अ वन टाइम एंड नॉन रिकरिंग रिसिप्ट। ऐसा होता है कि बार बार मरता है, क्या कह रहे हो, इसके में लोग बार बार मरते हैं। बच्चों सुधर जाओ, बार बार नहीं मरता, एक ही बार मरता है, ठीक है। तो इट इज अ वन टाइम एंड नॉन रिकरिंग रिसिप्ट, एक तरीके की नॉन रिकरिंग रिसिप्ट है, दैट्स वाई पोस्टेड टू द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसलिए इसको कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है, लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के। इफ इट इज क्लियरली स्टेटेड, अगर कायदे से दिखाया गया है कि जो बाय द डोनर, डोनर ने अगर कायदे से दिखाया है कि भैया जो लीगेसी है वो पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही यूज होनी चाहिए, तो उस लीगेसी को हम उसी के हेड में दिखाएंगे जिसके लिए वो डोनेट की गई है, लाइबिलिटी साइड में ही बैलेंस शीट के। मतलब अगर स्पेसिफिकली दिखाया गया है, तो जैसे मान लीजिए उन्होंने दिखाया कि ये ट्रस्ट की बिल्डिंग का पार्ट बन जाएगी, है ना, तो जो बिल्डिंग के लिए डोनेशन आया होगा उसी में दिखा देंगे लीगेसी। मतलब कहने का मतलब यह है कि आएगा फिर उसी के हेड में, अगर स्पेसिफिकेशन दिया है, नहीं दिया है तो डायरेक्ट लिख दो लाइबिलिटीज में। क्लियर, लिख लीजिए। तो बच्चों अब आप आ गए हैं 7th पॉइंट पे। 7th पॉइंट है सेल ऑफ ओल्ड असेट। तो बच्चों मतलब वैसे तो आपको नाम सुन के ही सब समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई क्या है, असेट बेच रहे हैं, पर फिर भी एक बार बता देता हूं, इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि ये कैपिटल रिसीट है, रिसीट है, रिसिप्ट नहीं है, ठीक है बच्चों। तो पिछली वाली वीडियोस में अगर थोड़ा गलत निकल गया हो तो माफी चाहता हूं। तो कैपिटल रिसीट है, एक चीज ये क्लियर हो गई, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में आएगी, दिखाया जाएगा इसे, ये भी क्लियर हो गया। बाकी आगे का एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो बच्चों देखो, कुछ भी मान लो असेट को, फर्नीचर मान लो, मशीनरी मान लो, मैंने बता दिया कि रिसीट साइड के मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में दिखाई जाती है और इसे कैपिटल रिसीट माना जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद एग्जांपल के रूप में हमने मान लिया कि भैया बुक वैल्यू जो है फर्नीचर की 10,000 है, ठीक, जिसमें से 4,000 का फर्नीचर जो है जिसमें से 4,000 का फर्नीचर बेचा जा रहा है, या तो 3,000 में या 4500 में। मैं दोनों समझा दे रहा हूं ताकि मेरे बच्चों को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। बहुत दुख होता है जब मेरे बच्चों के मार्क्स कटते हैं, तो इसीलिए मैं सब कुछ क्लियर करूंगा एकदम खोल खोल के, कैसे करना है क्या करना है, ठीक है। देखते हैं। तो अगर मान लेते हैं 10,000 रुपए की बुक वैल्यू का फर्नीचर है, उसमें से 4,000 का 3,000 में बिक रहा है। बच्चों कितने का नुकसान हो गया, 4,000 की चीज को 3,000 में बेचोगे, कितने का दंड पड़ेगा, 1,000 का। लॉस कितने का होगा, 1,000 का। तो क्या लिख देंगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1,000 रुपए, ठीक है बच्चों, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब इसकी बात करते हैं भाई साहब की। यहां पर फर्नीचर कितना लिखा होगा बच्चों, पहले से 10,000 रुपल्ली, रुपल्ली समझते हो, रुपल्ली पैसा, जिसमें से कितना हमारा निकल चुका है, 3,000। नहीं 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 सर, 3,000 का तो बेचा है, 4,000 का निकल चुका है, सेल हो चुका है कितने का, 4,000 का। बचा कितने का, 6,000 का। सर क्या हो गया आपको, कुछ नहीं, आप लोगों को प्यार आ रहा है। देखिए आगे चलिए 4500 की बात करते हैं। अब इसमें क्या है, 10,000 का आपका फर्नीचर है, 4500 रुपए में बेच दिया, उसमें से 4,000 का फर्नीचर, तो कितने का फायदा दे गया बच्चों, याद है बचपन में ऐसे पढ़ते थे। 4500 में से 4,000 चले गया, कितना बचा, 500। ये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया। तो बच्चों कहां आता है,
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 500 रुपल्ली। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। अब जरा क्लोजिंग बैलेंस शीट कह रही है, मेरे को तो सब भूल ही जाते हैं, कोई मुझको पूछता भी नहीं है। तो 10,000 है, 10,000 में से सेल कितने की हो गई बच्चों? 4,000 लूं या 4500 लूं, ये बता दो जरा। 4,000 ही लेंगे। अच्छा सर, जब लॉस की बात आई तब भी आपने 4,000 लिया वहां पर, ठीक है। अब प्रॉफिट की बात आ रही है तो 4500 लेना चाह रहे हो, बेईमानी कर रहे हो सर। तो यहां बच्चों दोनों चीजें सेम ही, यहां भी 6,000 यहां भी 6,000, वहां कोई फर्क नहीं पड़ना है। बस फर्क इतना हो जाएगा कि ये 500 रुपए का जो प्रॉफिट है ये जनरेट हो जाएगा, तो आप इसे इस तरीके से दिखा दोगे। क्लियर हो गया बच्चों? एकदम लिख लो। अब बच्चों बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है आपका टॉपिक 8th, नाम है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। सर क्या हो गया आपको, इतने आसान आसान टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हो? पढ़ाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य बनता है। तुम लोग तो गलती करके आ जाओगे और मेरे सपने को फिर सपना बना दोगे। सर आपने सपना क्या देखा है? बेटा मैंने ऐसा सपना देखा है कि जितने भी बच्चे मेरे पे भरोसा करके मुझसे पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उन सभी बच्चों को उनका जितना पोटेंशियल था उससे ऊपर ला सकूं। 90 वाले को 100 दिला सकूं, 50 वाले को 70 दिला सकूं, फेल वाले को पास करा सकूं, और इसी तरीके से एक अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर सकूं। इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के साथ। मुझे बस आपका चाहिए भरोसा, विश्वास, डेडिकेशन। दो मुझे, मैं आपको रिजल्ट देके दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा इमोशनल हो गए। चलिए तो बात करते हैं सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। तो बच्चों क्या होता है कि ये जो ओल्ड न्यूज़पेपर होता है या ये स्पोर्ट्स मटेरियल होता है ना, ये एक एनपीओ का रेगुलर बेसिस का काम होता है। ये एक दिन का काम नहीं होता। क्यों? रद्दी डेली इकट्ठा होनी है, ठीक है। स्पोर्ट्स मटेरियल से आप सोच रहे होगे कि क्या अपना स्पोर्ट मटेरियल बल्ला बल्ला उठा के सब दे देते हैं किट पूरी? नहीं, ऐसा नहीं है। जब वो पुराने हो जाते हैं तो उसकी जो है एक रेडी लगा के बेच देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जैक्टली एनपीओ का तो एग्जांपल नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं आपको केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट हूं तो केंद्रीय विद्यालय का एग्जांपल दे सकता हूं। हमारे केवी में क्या होता था कि जैसे साल में शायद एक बार होता था, बहुत पुरानी बात हो गई, याद नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे साल में एक बार होता था कि जो स्कूल के स्पोर्ट का मटेरियल होता था, मतलब फुटबॉल, बैट ये सब जो भी होता था, तो उसको क्या करते थे कि बहुत सस्ते रेट में बेच देते थे। जैसे कि जो फुटबॉल होती थी 30 रुपए की मिलती थी उस टाइम पे। हालांकि 30 रुपए बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन तब भी उस टाइम पे 100, 150, 200 रुपए की आती होगी मेरे ख्याल से, मुझे इतना याद नहीं है। लेकिन हम मतलब 30 रुपए, 10 रुपए, एक मेरा दोस्त था 15 रुपए में बल्ला लेकर आया था हमारे पीटीआई सर से। तो वहां के जो बच्चे थे वही खरीद लेते थे पहले तो, इन केस नहीं खरीदते थे तो बाहर से बहुत लोग आते थे, वो खरीद के ले जाते थे, बस्ता कुछ भी नहीं था। तो ऐसा ही यहां पर होता है ना। तो वो रेगुलर फीचर था। कई बार ऐसा होता साल में 2 बार हो जाता था ऐसा, क्योंकि जब हमारे यहाँ टूर्नामेंट्स होते थे तो स्पोर्ट मटेरियल खराब बहुत जल्दी जल्दी होता था। समझ में आ रही होगी बात? ऐसे आपको शेयर कर दी एक अपना एक्सपीरियंस। तो इस केस में क्या होगा, ये क्रेडिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। क्यों? क्योंकि सेलिंग ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर या फिर ये स्पोर्ट मटेरियल जैसे कि बल्ला या बैट, ये जो है रेगुलर फीचर है एनपीओ का। एकदम क्लियर हो गया बच्चों? बच्चों ये क्या लिखा है बताना जरा? हॉनोरेरियम। क्या लिखा है ये बच्चों? ये ऑनोरेरियम, ठीक है। जैसे आपने मोबाइल सुना होगा, एक ऑनर का मोबाइल आता है, उसकी भी स्पेलिंग यहीं तक होती है, HONOR होती है शायद, इसी टाइप से कुछ होती है ना। तो ऑनोरेरियम है। तो कई बच्चे से बोलते हैं सर हॉनोरेरियम क्या होता है? हॉनोरेरियम नहीं है बच्चों, ये ऑनोरेरियम है। तो ऑनोरेरियम क्या होता है समझते हैं। ये एक ऐसी तनख्वाह है या ऐसा देय है, देय बोलते हैं ना, देय, वो भी मेरे ख्याल से वही होता है, मतलब जो पे करते हैं, है ना, जो दिया जाता है एक ऐसे इंसान को जो हमारी फर्म का एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी फर्म के लिए ही काम करता है। जैसे आपने, मैं एनपीओ का तो एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एक चीज समझा सकता हूं। आपने सुना खबरीलाल? ये खबरीलाल कौन होते हैं? ये काम करते हैं कहीं और, पैसे लेते हैं कहीं और से, इनका पेट पलता है कहीं और से, नमक का कर ज्यादा करते हैं कहीं और। मतलब कोई और कंपनी होती है, वो कहती है तुम उधर की कंपनी के सब हमें जो भी है बताते रहो और हम जो है तुम्हें पैसे देंगे। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने पिक्चरों में देखा तो पिक्चरों वाला एग्जांपल दे दिया, लेकिन यहां पर भी लगभग ये वैसा ही है। इट इज पेड एज अ सैलरी, वेजेस और फीस टू अ पर्सन हु इज, ज्यादा हो गया कोई बात नहीं,
होने दो, नॉट द एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बट प्रोवाइडेड सम सर्विस टू ऑर्गेनाइजेशन वॉलेंटरीली। क्या होता है? इच्छानुसार। सही लिखा है बच्चों? एक्चुअली शायद थोड़ा आपको ये राइटिंग बहुत अच्छी लग रही होगी, तो इसके बारे में भी एक बात बता देता हूं बच्चों। मेरी राइटिंग शुरू से बहुत अच्छी है, मैं आपको सच में बता रहा हूं। मतलब मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है बचपन से कि जैसे हमेशा मैं क्लास के बाहर खड़ा रहता था, और मतलब जब भी मेरी मैम आती थी स्पेशली हिंदी वाली, तो वो आके मतलब उन्हें डेली मेरे 2 चांटे लगानी है। वो गुस्सा इस बात पे नहीं होती थी कि मैं जो है अपनी राइटिंग बेकार बना रहा हूं, वो गुस्सा इस बात पे होती थी कि मेरी राइटिंग मैं ही नहीं पढ़ पाता था। तो थोड़ी सी एक प्रॉब्लम थी कि मतलब वो मेरे से कहती थी कि तू तो पढ़ ले क्या लिखा है तो मैं अपना सर खुल जाता था कि मैंने लिखा क्या है। तो बच्चों ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम था, तो ऐसे शेयर कर दिया आप लोगों से, अच्छा लगता है तो याद आ गई इस बहाने अपनी मैम की, जय हो उनकी। मार मार के थोड़ी राइटिंग तो सुधरवा दी कि आप लोगों को पढ़ाने के लायक हो गए हैं। इट इज ट्रांसफर टू दी डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसीलिए जो है इसे डेबिट साइड में लिखा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। ये तो हो गई एक बात। सर इसे भी तो बता दो ये क्या है। बच्चों ये मैंने लिखा है, ये आपको मिलेगा कहां? देखो ये आपको मिलेगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के सेल वाला मिलेगा डेबिट साइड में, ऑनोरेरियम मिलेगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि ऑनोरेरियम पे करते हैं ना, एनपीओ को थोड़ी मिलेगा, एनपीओ को कोई थोड़ी पे करेगा, एनपीओ किसी को पे करेगी। तो ये पेड होता है तो पेमेंट साइड में, ये रिसीव होता है तो रिसिप्ट साइड में। क्लियर हो गया? लिखना है लिख लो। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों लिख लिए सब नोट्स? हो गया सब मैटर तैयार? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आपकी आंखों में देखकर कि आप शायद मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो। क्या आप मुझसे ये कहना चाह रहे हो? लग रहा है बदमाश हूं मुझे। बच्चों मैं भी क्या करूं, मैं हूं आदत से मजबूर। देखिए एक बात आप समझ लीजिए निखिल सर के बारे में, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे कि कौन है यार ये इंसान, एकदम से आगे पढ़ाने लग गया, जैसा भी पढ़ा रहा है जो भी है। बच्चों मैं मतलब क्या बोलूं, 2020-21 मेरे लिए एक मिशन की तरह है। मुझे इतने टॉपर्स पैदा करने हैं इसी इंडिया में कि मतलब टॉपर्स क्या, एक तरीके से विनर्स पैदा करने हैं। मुझे उसमें चाहिए आपका सपोर्ट, क्योंकि एक बात समझ लीजिए, कोई भी इंसान कामयाब कभी भी अकेले नहीं बन सकता। उसके पीछे बहुत ही भीड़ लगी होती है जो उसे कामयाब करने के लिए प्रेरित करती है और कामयाब होने के लिए उसका साथ देती है। तो मुझे आपका साथ चाहिए। मैं आपको समझा दूं, आप ये मत सोचना कि साथ में ये कह रहा हूं कि आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ, आप मेरी वीडियो शेयर करो, वो आपकी मर्जी है। अगर मैं वो कहता भी हूं तो अब किसी के अंदर घुस के तो आप किसी ने नहीं देखा है, मैं कहता हूं तो इसीलिए कहता हूं कि अवेयरनेस जितनी ज्यादा फैले, लोग जितना ज्यादा चेंज हो उतना अच्छा है। इसीलिए यही रीजन है कि मेरा जो चैनल है उसको बनाने का रीजन केवल अकाउंट्स को पढ़ाना नहीं है। आपने देखा होगा अकाउंट से ज्यादा वीडियोस मेरे में कुछ और है, मैं अलग अलग टाइप की चीजें करता हुआ मिलूंगा आपको। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं आज कि मेरे अकाउंट को मेरे वीडियो को बनाने का, मेरे चैनल को बनाने का मेन मकसद क्या है। अकाउंट्स का जादू तो आप देख ही रहे हैं कैसे आपके सर पे चढ़ रहा है और चढ़ेगा अभी देखना। स्टूडेंट मोटिवेशन, क्योंकि देखिए ऐसा है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या स्ट्रगलर्स हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे लाइफ में क्या करें, तो उनके लिए मैं एक, पता नहीं आप वीडियोस देख के मेरे को कमेंट जरूर करिएगा कि आपको सच में अंदर से कुछ आता है कि हाँ आप कुछ करना है, बाउंस बैक करने का मन करता है कि नहीं करता है, आप मेरे को जरूर बताइएगा। कैरियर काउंसलिंग वो मैं आपकी कर ही रहा हूं, आप देख रहे होंगे 10th के बाद क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है, आगे क्या करना है, हाउ टू चूज योर कैरियर, है ना। बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको देखिए लगातार नॉन स्टॉप। सोशल अवेयरनेस आपने देखा होगा, कोरोना पे मैंने वीडियो बनाई है 8 थिंग्स वी कैन डू इन क्वारंटाइन। तो ये सब मतलब एक मेरी मुहिम का ही पार्ट है। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दें, आप भी मेरी मदद करें लोगों को अवेयर करने में। जितना हो सके आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी उसको देख पाएं। मैं ये नहीं कहता हूं अकाउंट्स वाली शेयर करो मत करो, आपकी मर्जी है। आपको अगर पसंद लगता है मेरा पढ़ाया हुआ करो, नहीं लगता है तो अनसब्सक्राइब मारो, कल से मत देखना वीडियो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ ये इंसान हमारी लाइफ चेंज कर सकता है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको मेरा साथ देना होगा और अपनी ही लाइफ नहीं, इतने ग्रीडी मत बनिए कि अपनी ही लाइफ से आपको मतलब है। दूसरों की लाइफ में प्रभाव डालने के लिए भी अगर आप जो भी कर सकते हैं उस काम को कीजिए।
मेरा साथ दीजिए ताकि हम मिलकर एक ऐसा रिजल्ट क्रिएट कर सकें, एक ऐसी नई दुनिया बना सकें, एक ऐसी मेमोरी क्रिएट कर सकें जो कहीं पर भी आपको क्रिएट करने को नहीं मिलेगी। मैं बता दूं दोस्तों, मेरा जो चैनल है ये केवल एक चैनल नहीं है, ये एक ऐसी मेमोरी आपके साथ बांध देगा जिसको आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो मैं आपका साथ चाहता हूं। बाकी मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियोस देख तो रहे हैं, उनका प्यार बहुत मिल रहा है, खूब सारे मैसेजेस आ रहे हैं, पोस्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, जिन्होंने अभी तक कोई मैसेजेस नहीं करे हैं। बहुत सारे अननोन बच्चों के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। अच्छा लग रहा है मुझे कि मतलब बच्चे सचेत हैं, पढ़ना चाह रहे हैं इस लॉकडाउन होने के बावजूद भी, क्योंकि कई बच्चे मेरे ही शहर के ऐसे हैं जिनका पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप एटलीस्ट पढ़ाई के लिए फोकस्ड तो हैं। तो उसके लिए थैंक यू। ऐसी बने रहिए, अपने माँ बाप को देखते रहिए। जब तक माँ बाप को आप जितनी बार भी देखेंगे आपको अंदर से और मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ अब मुझे कुछ करना है। और निखिल सर आपका पूरा साथ देंगे उसको करने के लिए। चैनल से रिलेटेड आपको या मेरे टॉपिक से रिलेटेड या कहीं पर भी आपको लगता है कि सर ने गलत पढ़ा दिया, कुछ गलत हो गया, आप मेरे को जरूर बताएं। आपको पर्सनली नहीं भेजना, वैसे आप यूट्यूब के कमेंट में डाल दो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आपका कमेंट भी नहीं हटाऊंगा मैं। जो लिखना है लिखो, कोई परेशानी नहीं है, आप खुले हो मेरी तरफ से लिखने के लिए। ठीक है बच्चों, ऐसी आखिरी तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।